नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 19 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल ने एक ऐसा खतरनाक हथियार बना लिया जिसके बाद अब इजराइल के ऊपर हमला करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया और इजराइल के जो दुश्मन है उनकी खैर नहीं है। साथ ही इस समय गजा को कितने देशों ने धोखा दिया है, इस खबर को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप आज कहेंगे कि प्रखर राजपूत तुमने 2 दिन पहले जो बात बोली थी वो बात एकदम सच थी। इन अरब कंट्रीज के नेताओं का कोई ईमान धर्म नहीं है और साथ ही अमेरिका ने इजराइल को धोखा दे दिया। एक ऐसी बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच कहीं ना कहीं तल्खियात बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और आने वाले टाइम में अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ सकता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप अगर चाहें तो, मैं आज किसी को फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन आप अगर चाहें तो फिलिस्तीन के लिए कमेंट में दुआ जरूर कर सकते हैं। और साथ ही मेरा एक छोटा सा काम आप लोग आज कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई सारे ऐसे आईटी सेल के लोग हैं जो खास पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मल्टीपल टाइम रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट करने की वजह से आप देखेंगे कि रीच डाउन है, बहुत सारे भाइयों तक बात पहुंच नहीं पा रही। इस वजह से आप लोग शेयर करके एक बार रीच को थोड़ा सा फिर से बढ़ा दें और इन अंधभक्तों के मुँह पर एक बार फिर से जूता पड़ जाए। खैर, आप कमेंट, लाइक और शेयर कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताऊंगा और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है इजराइल के हवाले से। इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसके बाद इजराइल की मुसीबतें एकदम कम हो गई हैं। कौन सा हथियार है? हालांकि अभी तक इस हथियार को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये हथियार लॉन्च हो गया तो इजराइल के जितने दुश्मन हैं, इजराइल के ऊपर जो भी हमला करने की कोशिश करते हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि गजा आज़ाद हो जाए, उन तमाम लोगों के मंसूबे फेल हो जाएंगे। कैसे? अब आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जब हमास मिसाइलें मारता था, जब यमन मिसाइलें मारता है, जब हिजबुल्लाह अटैक करता था, जब ईरान ने अटैक किया था, तो इन तमाम चीज़ों में इजराइल की सबसे बड़ी मदद बन के कोई चीज़ खड़ी हुई थी तो वो था आयरन डोम। आयरन डोम लगभग 90% तक चीज़ों को इंटरसेप्ट करता है। लेकिन सबसे मुसीबत भरी बात इजराइल के लिए ये है कि जो मिसाइलें ईरान की तरफ से आती हैं या फिर ईरान की जितने प्रॉक्सी ग्रुप हैं उनकी तरफ से आते हैं तो उनकी कीमत लगभग 50,000 के आसपास होती है भारतीय रुपयों में। और इधर जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें इजराइल छोड़ता है उस एक मिसाइल की कीमत लगभग 50 लाख के आसपास होती है। तो 100 गुना ज़्यादा कीमत इजराइल अदा करता है एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। और उसमें भी सबसे मुश्किल बात यह है कि हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नहीं पाता। इस वजह से इजराइल पैसे से भी जाता है और साथ ही उसके लोग भी मारे जाते हैं। ज़मीनी स्तर पे जब वो मिसाइलें आके हिट होती हैं तो बड़ा नुकसान भी होता है। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इजराइल ने एक ऐसा खतरनाक लेज़र वेपन बनाया है जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, दोबारा ना ही उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही उसमें कोई पैसा लगाना है, ना ही उसमें कुछ और करना है, बस पावर सप्लाई इसको देनी है। और इस लेज़र वेपन का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत ही हाईली फ्रिक्वेंट एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में आसमान से आने वाली हर एक चीज़ पे मारेगा और जैसे ही उस चीज़ के संपर्क में ये लेज़र लाइट आएगी अचानक से वो चीज़ जल के भस्म हो जाएगी। कैसे? इसका प्रयोग आप अपने घर पे भी किए होंगे बचपन में। कैसे आपको समझा देता हूँ। दरअसल आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो एक लेंस लेके एक कागज़ को जब सूरज के सामने लाते थे तो वो कागज़ जल उठता था। सेम चीज़ का उपयोग इजराइल कर रहा है कि बेहद हाई फ्रिक्वेंसी की और बेहद हाई लैंगिट्यूड की रेस को वो बेहद पतले फॉर्म में जब आसमान में छोड़ेगा तो जिस चीज़ के संपर्क में वो आएगा वो चीज़ उसी हिसाब से जल जाएगा जिस हिसाब से सूरज की किरण के सामने आके कागज़ जल जाता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मामला है। हालांकि इसको बनाने की पूरी कोशिश इजराइल कर रहा है, इसमें अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि लगभग 2026 की स्टार्टिंग में हथियार इजराइल अपने सेना में शामिल कर देगा। और अगर गलती से भी इसने कर दिया तो फिर मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब तक जो इजराइल थोड़ा डर रहा है, अब तक जो इजराइल थोड़ा बहुत सहम रहा है, सोच रहा है, वो इजराइल फिर कुछ नहीं सोचेगा, उसको जिसको मारना होगा उसको मार देगा। और भले ही आपको मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन मेरा काम सच्चाई बोलना होता है, भले ही किसी के पक्ष में हो किसी के विपक्ष में हो। खैर, आज इजराइल इतना कामयाब हो रहा है तो उसके पीछे कई सारे गद्दार देशों का योगदान है। आज उन गद्दार देशों की सच्चाई भी आपको बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी, इसमें कहा गया था
कि कैसे हुतीस को ख़त्म करने के लिए, हुतीस से निपटने के लिए सऊदी अरब ने पैसे खर्च किए और लगभग 50 लाख 40 लाख डॉलर के करीब की जो रकम है उसको चंदे के तौर पे दे दिया अमेरिका को और कहा कि हुतीस ग्रुप को ख़त्म कर दो, लाल सागर में हुतीस का जो दबदबा है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद सीरिया ने क्या किया? सीरिया ने कहा कि भाई हम रक्षा समझौता करना चाहते हैं और हमारा रक्षा समझौता इजराइल के साथ होगा, जिसका मतलब होगा कि इजराइल हमारे एयर स्पेस में एंट्री नहीं करेगा, हमारे एयर स्पेस में आके कोई एयर स्ट्राइक नहीं करेगा और हमारी चीज़ें एकदम हमारे हिसाब से होने लगेंगी। ये तमाम बातें तब हुई जब कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया था और उसके बाद मीटिंग बैठी थी। पूरी दुनिया को लगा कि अब मुस्लिम कंट्री जो है वो इजराइल का नक्शा बदल के रख देंगे। लेकिन आप सच्चाई जानिए कि पहले तो मीटिंग हुई, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के बातें की। उसके बाद सऊदी अरब ने हुतीस को ख़त्म करने के लिए चंदा दे दिया। इधर सीरिया इजराइल के पैरों में गिर के रक्षा समझौता कर लेता और कहता है कि भाई हमारे ऊपर हमला मत करना, हम तुमको वो तमाम चीज़ें देंगे जो तुम्हें चाहिए। अब आप तीसरा देश सुनिए, इस देश का नाम है यूएई। यूएई को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक ठाक एक पैठ रखता है, ठीक ठाक इसका इम्पैक्ट है पूरे अरब मुल्क में। और यूएई का क्या कहना हुआ आप जानिए। यूएई का कहना है कि हमारा साल 2020 में इजराइल के साथ रक्षा समझौता हो गया था और अगर हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो भाई उस रक्षा समझौते की बेइज्जती हो जाएगी। हमने वादा किया, हम वादा नहीं तोड़ सकते। इसके बाद एक सवाल पूछा गया कि अगर वेस्ट बैंक पे कब्जा हो गया तो क्या करोगे? तब इन्होंने कहा कि भाई हो गया तो वो फिलिस्तीन का मामला, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। चंद दिन पहले उसी यूएई के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन थे लाना लुसेवे का कहना था कि अगर वेस्ट बैंक को छुआ इजराइल ने तो वो डेडलाइन होगी, रेड लाइन होगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अचानक से इजराइल का कोई खास मैसेज पहुंच गया इनके पास और इनका बयान बदल गया। अब इनका कहना है कि भाई हम हमला नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे। आज यूरोपियन यूनियन के कमीशन ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन कंट्री इजराइल के साथ ट्रेड फ्री डील करती हैं अब उसको कैंसिल करने का वक्त आ गया, चूँकि जिस हिसाब से इजराइल काम कर रहा है ये बेहद गलत है। और गज़ा को बचाने के लिए हम कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना कर सकते हैं कि भाई गज़ा के लिए इजराइल के साथ व्यापार खतरे में ला सकते हैं। ये बात बोल दी। लेकिन अब आप अरब कंट्री का हाल देखिए कि यूएई का कहना है कि भाई हम व्यापार भी कैंसिल नहीं कर सकते, हम इजराइल के साथ वही भैया बाबू वाला सीन रखेंगे जो 2020 से अभी तक चलता रहा। तो आप सोचिए, इनको लगता है, आपको लगता है कि ये लोग गजा बचाएंगे? तो आप सोचिए, आपको लगता है ये लोग गजा को बचाने के लिए कुछ करेंगे? ये सब बस पैसे के भूखे लोग हैं और इनकी हैसियत इजराइल के सामने कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। खैर, इधर जापान ने भी बड़ा धोखा दे दिया है गजा को। पहले जापान ने कहा था कि भाई हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जापान का भी सुर बदला और जापान ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम अभी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, यानी फिलिस्तीन को जो एक देश का दर्जा मिलना था उस देश के दर्जे के तौर पे हम फिलिस्तीन को अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा हमें वक्त दे दो, बाद में हम कुछ करेंगे। तो जापान भी पलट गया, कतर भी पलट गया, सऊदी अरब भी पलट गया, यूएई भी पलट गया, सीरिया भी पलट गया। बाकी मुस्लिम देशों में बचा कौन जो कुछ कर सकता है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक मैं अगली खबर का रुख करता हूँ। अगली खबर अमेरिका से निकल के सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने दो दोस्तों को गजब का धोखा दिया है। पहला इजराइल को दिया। दरअसल इजराइल के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई साहब ये जो हमला हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय, यानी कतर पे हमला जो हुआ उसके बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तब डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को गाली दे दी। कौन सी गाली दी वो आप समझिए। उन्होंने कहा ही इज़ फकिंग मी जैसा शब्द बोला। इसका अगर हिंदी में आपको बताऊं तो एक शब्द है लोग गालियों में यूज करते हैं कि दिमाग का हो गया, तो जो हो गया वही शब्द फकिंग का मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं। तो नेतन्याहू को साफ तौर पे गाली देने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया और कहा कि वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है और मेरे सब्र का बात टूट रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो मेरी उसकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। ये बात कतर पे हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोली। इधर नेतन्याहू फिर मिलने भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तो तल्खियात हैं। इधर एक बड़ा धोखा देने का काम भारत को फिर से किया है अमेरिका ने। एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, ये बाकायदा ईरान का है, ये बना सिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में है और इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा पैसा अगर किसी का लगा है तो वो भारत का लगा है। चूँकि इस पोर्ट से भारत के जो कॉरिडोर हैं वो खुल जाएंगे और खुलने के बाद इस पोर्ट की वजह से भारत के यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो व्यापार हैं बड़े नज़दीकी हालात में हो जाएंगे। हम बहुत शॉर्टकट में जाके अपना पैसा बचा के, अपना टाइम बचा के व्यापार कर लेंगे। लेकिन
अब अमेरिका का बड़ा योगदान है, योगदान ही कहेंगे, चूंकि उन्होंने अब ऐसा ऐलान किया है कि सुनने के बाद बस गरियाने का मन हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि सितंबर बाद चाबहार पे हम सेंसस लगा देंगे और कोई भी देश का जहाज इस चाबहार पोर्ट पे नहीं उतरेगा। यानी अमेरिका आए दिन सेंसस की, अमेरिका आए दिन ट्रैफिक की धमकी भारत और उसके दोस्तों को दे रहा है। लेकिन मजाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब एक शब्द कुछ बोल दें, अगर एक बार ये शेर की तरह खड़े हो जाते और अमेरिकन प्रोडक्ट का बाइकआउट शुरू कर देते, और जैसे चाइना ने 100 का 100% टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया, उसके बाद अमेरिका घुटनों पे आ गया, अगर सेम तरीके से भारत भी लगा दे तो या तो हम उभर जाएंगे या फिर हम डूब जाएंगे। लेकिन एज ए हिंदुस्तानी, एज ए भारतीय, भारत का इतिहास की कोई शुरुआत ही नहीं कि भारत कब शुरू हुआ, तो भारत नहीं डूबेगा। इसको साम्राज्यों का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छे अच्छे देश विदेश के लोग आए, यहाँ पे आए, आने के बाद शासन किया, लूटने खसोटने की कोशिश की, फिर गायब हो गए, पता नहीं चला वो कहाँ गए। बड़े बड़े लोग आए थे, अंग्रेज आए थे, उससे पहले मुगल भी आए थे, उससे पहले हुण आए थे, उससे पहले तुर्क आए थे, ये तमाम लोग आए थे, कहाँ गए? नेपोलियन आया, कहाँ गए सब लोग? गायब हो गए ना। इस वजह से आपको समझा रहा हूं कि भारत एक ऐसी धरती है, इसको डराइए मत आप, मर्दों की तरह लड़िए अमेरिका से मोदी जी, हम आपके साथ खड़े हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है लेबनान से। इजराइल ने बड़ा हमला लेबनान पे किया और रौदान फोर्सेस के जो आर्म फैसिलिटीज है वहां टारगेट किया है, और टारगेट करने के बाद बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब आप देखिए, लेबनान के सूरत हाल ये हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय हैं, ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो जब इजराइल का मन होता है घुस के मार देता है, और इनमें दम नहीं है कि ये कुछ कर सकें। और क्यों करेंगे? अमेरिका से पैसे जो मिले, कितने मिले, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही कि गजा में लगातार इजराइल और रेजिस्टेंस फोर्सेस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अपडेट निकल के सामने आई है कि पिछले 12-14 घंटों में जो झड़प हुई है, इसमें 86 लोगों की जान गई है। इन 86 लोगों में 6 इजरायली सोल्जर हैं, 4 से 6 हमास के रेजिस्टेंस फोर्सेस के फाइटर हैं, बाकी लोकल फिलिस्तीनी। अब ये 4 कैसे मारे गए, इसके बारे में भी अलग अलग थ्योरी है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स का मानना है कि इन चारों को मारने के लिए रेजिस्टेंस फोर्सेस ने पहले वहाँ पे कुछ वारफेयर लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब गाड़ियाँ आई, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद गाड़ियाँ उड़ गई और 4 जवानों की मौत हो गई। कुछ थ्योरीज का मानना है कि भाई रेजिस्टेंस फोर्सेस वहाँ पे पहले से छुपी बैठी थी गोरिल्ला युद्ध की तरह, और जैसी गाड़ियाँ आई फौरन पिन खींच के हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। तो ये दोनों कहानियाँ तो चल रही हैं, लेकिन कहानियाँ चाहे जोन सी वाली भी आप सच मान लें, लेकिन हाँ, इजराइल ने भी अपने मुंह से कबूल दिया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। और साथ ही ALNB, एक जगह का नाम है ALNB, और ये वेस्ट बैंक और जॉर्डन का बॉर्डर है, वहाँ पे भी आज रेजिस्टेंस फोर्सेस ने फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद 2 इजरायली सैनिकों को मार दिया। तो ये बड़े अजीबो गरीब आलम है इस समय गजा के। सीज फायर को लेकर UN में मीटिंग होनी थी, लेकिन यहाँ भी अमेरिका ने अपना असली रूप दिखाया और वीटो कर लिया। UN में अर्जेंट मीटिंग बैठी थी और ये कहा गया था कि भाई सीज फायर करवाया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से गजा में चल रहा है चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इस पर भी जब वोटिंग की बात हुई, अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो वीटो यूज कर ले। वीटो का मतलब है कि ना हाँ ना ना, वो फैसला वहीं के वहीं अटका दिया जाएगा। और फिर से इन्होंने वीटो यूज किया। वीटो यूज करने के बाद फिलिस्तीन के साथ सीज फायर का जो पूरा मुद्दा था उसको रोक दिया। यानी अब सीज फायर नहीं होगा, एकदम सीज फायर नहीं होगा। क्यों होगा जब करवाने वाला ही खामोश है? कतर करवा रहा था, कतर पे हमला हो गया, जो लोग बातचीत करने गए थे उनको भी टारगेट कर दिया, तो फिर सीज फायर होगा कैसे? खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी किस हिसाब से अरब कंट्रीज़ ने गद्दारी की है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कभी, कि पहले सीरिया कट गया, कहा कि भाई हम रक्षा समझौते कर रहे हैं। इसके बाद फिर सऊदी अरब हुतीस को ख़त्म करने के पीछे पड़ गया। इसके बाद अब आप देखिए UAE भी कह रहा है कि भाई हमारी बातचीत है यार, हम उससे बातचीत नहीं ख़त्म कर सकते, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो ये भाई साहब भी निकल लिए। तो फिर कौन कराएगा? अरब मुल्क में ताकतवर जितने थे, सऊदी था, UAE था, ये सब हट लिए। तो फिर कौन कराएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई तब कौन कराएगा? सच बात ये है कि जो देश अपने हक के लिए खुद खड़ा नहीं होता, जो देश अपने आप को डेवलप नहीं करता, कहूँगा आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन कहना मेरा काम है, सच्ची पत्रकारिता की कसम मैंने खा रखी है। आप सोचिए, जब इजराइल वहीं बगल में बैठ के टेक्नोलॉजी बना रहा था,
जब इजराइल वहीं बगल में बैठ के आयरन डोम जैसी चीज़ों को बना रहा था, अब आप में से कई सारे लोग आगे कहेंगे कि अमेरिका ने दे दिया। अमेरिका 50 सालों में कितना ही दे देगा। अमेरिका ने तो पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, भारत को बहुत कुछ दिया, हमने क्या उखाड़ लिया? हम दोनों देशों ने क्या उखाड़ लिया? आप सोचिए, वहीं बैठ के जो इजरायली थे वो कुछ न कुछ ज्यूइश वाले टेक्नोलॉजी लगा के फ़ोन, सेलफोन ये सब बना रहे थे। बगल में जो अरब बैठे थे उस टाइम शराब शबाब और पैसे के मद में चूर थे, तब उनको बड़ी मज़ा आ रही थी, तब अरबी डांस देख रहे थे, तब दुम्बे का कबाब खा रहे थे, तब वहाँ पे ऊँट की बिरयानी चल रही थी, ये चल रहा था। हज करने वाले लोग हज करने जाते थे, बाकी इधर उधर से पैसा आ ही जाता था। तेल इनके पास इतना सा था, निकाल निकाल के सुई सुई बराबर ये बेच के पैसा कमा रहे थे। इनको लगा भाई सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है, जब नहीं ज़रूरत है तो आज तुम रो बैठ के। फ़िलिस्तीन भी इसमें इंक्लूड है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन फ़िलिस्तीन के लोग भी एक टाइम पे जब उनको काम करना था टेक्नोलॉजी पे, तब उन्होंने नहीं किया। तो जब नहीं किया तो सिचुएशन तो ख़राब होगी। आप सोचिए, आज अगर हम अपने घर में छोटे 18-19 साल 20 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, जब जवानी में वो मेहनत नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में तो दिक्कत होगी। और ये होता है। बात मेरी आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। जो देश अपने लिए शुरू में कुछ नहीं करता है, बाद में उसको झेलना पड़ जाता है, और यही ब्रूटल ट्रुथ है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।